नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइज क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज्ड वैक्यूम इज 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो टोटल फ्लक्स होगा, कोई हमारे पास एक स्फेरिकल या क्लोज सरफेस होती है, तो उस सरफेस में जितना चार्ज होगा उस चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है। तो उस सरफेस से या उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा उस चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, तो इक्वल टू क्यू इनसाइड, यहाँ पर इन साइड लिखा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले, ठीक है, यहाँ पर जो है एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्फेरिकल कोई क्लोज्ड सरफेस है। तो कैसी सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है, जिसके सेंटर पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज जो है रखा गया है, जो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस सरफेस से या इस क्लोज्ड सरफेस से हम टोटल पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, या इस क्लोज्ड सरफेस से जो है हमारा टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो इससे जो है टोटल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस सरफेस पर या इस क्लोज्ड स्फीयर के जो है सरफेस पर हम छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पर जो है सपोज करेंगे। ठीक है, तो उन स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को जो है देखेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो है कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो मान लेते हैं पहला जो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स होगा DA1 हमने जो सिलेक्ट किया है, तो DA1 से जो है हमारा फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, D51 होगा। इसी तरीके से जो है दूसरा एरिया एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि मान लेते हैं कितना होगा, DA2 होगा। तो DA2 से जो फ्लक्स पास होगा वो D52 होगा। इसी तरीके से जो है डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट एरिया एलिमेंट को यहाँ पे सपोज करते हैं, और डिफरेंट एरिया एलिमेंट से डिफरेंट जो है फ्लक्स हमारा पास होता है। तो फाइनली जो है पूरे क्लोज सरफेस में जो है क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, इसके लिए जो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे या स्मॉल एरिया एलिमेंट से गुजरने वाले या पास होने वाले फ्लक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जो है इस क्लोज सरफेस से जो है पास होने वाला टोटल फ्लक्स में फाइंड हो जाता है। देखिए किस तरीके से जो है फ्लक्स में टोटल फाइंड होता है, देखते हैं। तो एक हमारे पास स्फेरिकल क्लोज सरफेस रखी है, इसके सेंटर पर जो है प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इस स्फेरिकल का जो रेडियस है या स्फेयर का रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर स्फेयर के सरफेस पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो प्रत्येक पॉइंट का जो है डिस्टेंस होगा उस सेंटर से वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस हमारी कैसी है, सेम है। तो सपोज करते हैं एक हमने एरिया एलिमेंट लिया है। ठीक है, यानी कि सेंटर जो स्फीयर के सेंटर से और डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सपोज किया है, और उस पॉइंट P पर हमने जो है एक एरिया एलिमेंट जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक एरिया एलिमेंट है, पॉइंट P पर सिलेक्ट किया है। इस एरिया एलिमेंट को जो है हमने कितना बोल दिया है, इसका नाम दिया DA1। ठीक है, उसका नाम दे देते हैं DA1। ठीक है, अब देखते हैं इस D1 एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा। तो किसी भी एरिया एलिमेंट से फ्लक्स पास होने से पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, किसके बीच का, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इस स्मॉल एरिया में एलिमेंट का जो है हम यहाँ पर एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो हम जानते हैं किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इससे पहले हम इसको
पढ़ चुके हैं, तो कोई भी सरफेस है या कोई भी प्लेन है तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन या सरफेस के नॉर्मली होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो है हमने एक एरिया सेलेक्ट किया है dA1 जिसका नाम दिया है, और इसका जो है वेक्टर होगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो वेक्टर है dA1 इसकी डायरेक्शन में कैसी है, परपेंडिकुलर द सरफेस है, ठीक है। और यहां से जो है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसी है, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे देखते हैं इस केस में जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिटवीन जो एंगल प्राप्त होता है थीटा, वो भी कितना होगा, 0 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कैसी है, सेम है। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं, ठीक है, अगर एंगल हमारा 0 होगा तो अगर फ्लक्स निकालेंगे डी फाई या डी फाई 1 निकालेंगे तो कितना होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है। इसका जो है इसको ओपन करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा निकल के, थीटा यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो जैसे थीटा हम 0 पुट करते हैं तो हमारा जो डी फाई 1 आता है वो कितना आएगा, ई डी ए, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए जो है डी फाई 1 की वैल्यू आएगी ई डी ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ई आया है, तो सरफेस पर हम कोई भी अगर एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, या कह सकते हैं यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जो है डिस्टेंस हमारी जो है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सेंटर से जो है सरफेस पर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस सेम रहेगी, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। देखिए इसी प्रकार जो है इस सरफेस पर जो है हम दूसरा एक एरिया एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कोई एरिया एलिमेंट सिलेक्ट किया है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर, एरिया एलिमेंट के कैसे परपेंडिकुलर है, इसका नाम ने dA2 दे दिया है। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पास होगी, देखिए देखिए तो सपोज यहां पर जो है एक एरिया एलिमेंट जो हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है वेक्टर ई, और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा dA2 होगा, क्योंकि यहां पे हमारा कितना था, A1 था। अब यहां पर देखिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस केस में भी थीटा 0 होगा, तो यहां पर जो थीटा अगर हम 0 हो जाएगा तो हमारा जो है d φ2 जो फ्लक्स निकल के आएगा वो भी कितना आएगा, dA2 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार जो है यहां पर जो है इस पॉइंट पर हमने कोई भी एरिया एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी, और यही डायरेक्शन किसकी होगी, एरिया वेक्टर की होगी। एरिया वेक्टर जो है मान लेते हैं कितना है, dA3 होगा यहाँ पर, तो सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की। तो यहाँ पर जो है थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है d φ3 निकलेगा, जो फ्लक्स हमारा d φ3 होगा वो भी कितना आएगा, dA3 आएगा निकल के, ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे देखते हैं एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज बाहर की ओर होगी, और इसी के अलोंग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसी के अलोंग जो है एरिया वेक्टर
DA3 यहाँ पे सपोज किया तो यहाँ मान लेते हैं DA4 होगा। तो यहाँ पर इस केस में भी क्या होगा, थीटा हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो है D5 4 कितना होगा, EDA4। ठीक है, यहां पर जो है पुनः मान लेते हैं इसी तरीके से एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और उस सेम डायरेक्शन में जो है एरिया वेक्टर होगा। तो इस केस में हमारा थीटा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो है डी, इसको F5 मान लेते हैं, D5 भी कितना आएगा, EDA5। तो इस तरीके से जो है सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर प्रत्येक पॉइंट पर जो है हमारा एंगल कितना प्राप्त हो रहा है, 0 डिग्री। किसके बिटवीन में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य में। ठीक है, और प्रत्येक सरफेस पर जो यहाँ पर एरिया एलिमेंट हमने सपोज किया है प्रत्येक पॉइंट पर, तो वहां से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, यहां से D5 इक्वल टू EDA1, D5 इक्वल टू EDA2 और D5 इक्वल टू, ठीक है, EDA3। इसी प्रकार जो है यहाँ पर कितना आएगा, D5 इक्वल टू EDA4, और इस पॉइंट पर जो है D5 इक्वल टू EDA5। तो जो है प्रत्येक पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, सेम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सॉरी सेम नहीं, D5 D5 इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। अब हम जो है यहाँ पर इस पूरी सरफेस, जो होल हमारा क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस जो है टोटल फ्लक्स कितना पास आउट होगा वो फाइंड करेंगे। तो टोटल फ्लक्स जो है किसके इक्वल पास आउट होगा, इन सभी एरिया एलिमेंट से जितना फ्लक्स पास होगा उन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि कोई भी सरफेस होती है तो स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। तो सपोज कर लेते हैं अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो है इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो ठीक है, उन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे, क्लोज्ड सरफेस से, संपूर्ण क्लोज्ड सरफेस से पास आउट होने वाला टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा फाई नेट इक्वल टू आएगा D5 प्लस D5 प्लस D5 प्लस D5 प्लस D5 प्लस। इस तरीके से जो है सभी एरिया एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जो इसका एडिशन आएगा वो टोटल फ्लक्स के इक्वल आएगा। तो यहां पर जो है फाई ई कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए D5 कितना था, EDA1 प्लस D5 EDA2 प्लस D5 EDA3 प्लस इसी प्रकार D5 EDA4 प्लस EDA5 प्लस, इस तरीके से जो है एक क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फाई ई इक्वल टू आएगा, देखिए यहाँ पर हमें ई कॉमन मिल रहा है क्योंकि जो है प्रत्येक सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ई यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो ई हमने कॉमन ले लिया है। तो क्या बचेगा हमारे पास, DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 प्लस DA4 प्लस और DA5 प्लस, इस तरीके से। अब देखिए
DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 प्लस DA4 प्लस DA5। ये जो छोटे छोटे हमने जो एरिया एलिमेंट वहां पे सेलेक्ट किए थे, अगर कोई भी हमारा पास स्फीयर है तो उस स्फीयर जो कोई भी स्फीयर है वो छोटे छोटे एरिया, उसका सरफेस जो होता है वो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से जो है उन छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो है टोटल स्फीयर का जो हमें सरफेस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है फाइनली जो है क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू आ जाएगा E इंटू DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 क्या हो जाएगा, कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जानते हैं जो कैपिटल A है वो क्या होता है, एक स्क्वायर दे रखा है, ये क्या है, एरिया है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानते हैं किसी पॉइंट पर जो है कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा, ये की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। एक ही वैल्यू कितनी है इंटू 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाई हमारा पास आएगा वो QI/एप्सिलॉन 0 आएगा। तो इस तरीके से जो है गॉस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोज्ड सरफेस से जो है गुजरने वाला नेट फ्लक्स है, तो कितना होगा Q/एप्सिलॉन 0। ठीक है, या उस टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो है हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा है, तो गॉस लॉ का जो है इसका एप्लीकेशन भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज करके जो है इसके एप्लीकेशन में जो है हम किसी भी शेप का, कोई भी हमारे पास शेप हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल शेप हो, ठीक है, या वो क्यूबिकल शेप हो, या वो क्यूब हो, तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई क्यूबिकल शेप दे रखी है, तो कोई क्यूबिकल शेप दे रखी है तो उसके जो सेंटर में कोई चार्ज रखा होगा, तो पूछेगा तो बताइए इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस थ्योरम का यूज करके हम वहां पर फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। या हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, सिलिंड्रिकल है, जो कि सिलिंड्रिकल सरफेस के सेंटर में अगर चार्ज रखा गया है, तो वहां से अगर पूछता है इस सिलिंड्रिकल सरफेस जो है पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो कितना होगा QI/एप्सिलॉन 0। या हमारे पास कोई कोनिकल शेप दे रखी है, कोनिकल सरफेस है, तो कोनिकल सरफेस है और उसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है, इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोनिकल सरफेस है, और उसके सेंटर पर अगर चार्ज रखा गया है प्लस Q, तो इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हम उसको भी क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, QI/एप्सिलॉन 0। ठीक है, जैसे अभी कि हमने बताया है, अगर कोई हमारे पास क्यूब दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, तो इस क्यूब से जो है सेंटर पर यहाँ पे चार्ज रख दिया है प्लस Q। थोड़ा सा इसको जो है बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्यूब दे रखा है और इसके सेंटर पर जमा लेते हैं प्लस Q चार्ज रखा गया है, और इसकी साइड कितनी है, साइड में कितनी मान लेते हैं, ये साइड मान लेते हैं। ठीक है, अगर साइड ये है तो इस सरफेस से या इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमारा कितना होगा। तो यहाँ पर जो है गॉस थ्योरम का यूज करके या गॉस लॉ का यूज करके जो है फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो कितना फ्लक्स जो है हमारा फाइनेट आएगा, QI/एप्सिलॉन 0 आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर पूछेगा
क्यूब के केवल एक पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स बताइए। तो यहाँ पे क्यूब में जानते हैं कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। ठीक है, 1 हो गया, इधर वाला 2, ठीक है, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, देखिए 1 2 3 और ये 4 5 6, ठीक है। तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो एक फ्लक्स से कितना पास होगा, हम कहेंगे 1 फेस से पास होने वाला हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 1 लिख देते हैं, तो 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। इस तरीके से जो है फाइंड करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का जो है एप्लीकेशन का पहला यहाँ पे डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास, ठीक है, क्या फाइंड करा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो एक समान आवेशी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तार हमारा कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का तार होना चाहिए, ठीक है। यदि हमारा तार कैसा है, जो वायर दे रखा है उसके लेंथ कैसी, इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके वजह से जो है हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो यहाँ पे फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम का यूज करके। तो देखिए हमारे पास एक तार दे रखा है, ठीक है। इसका जो है फर्स्ट सिरा कितना है, मान लेते हैं ये है, दूसरा कितना है, ये बी मान लेते हैं। इनफाइनाइट लेंथ का एक तार दे रखा है और इसको जो है प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तार को जैसे प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इस चार्ज जो है एक समान रूप से जो है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब जो है इस तार के या इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो है एक पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है एक पॉइंट हम क्या करते हैं, पी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट हमने कितना लिया है, पी पॉइंट लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं। अब इस पॉइंट जो है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट की स्मॉल आर डिस्टेंस होगी, यहाँ से कितनी होगी, स्मॉल आर। तो इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया जाता है। इस पर जो है इस तार के वजह से या इस वायर के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी आवेशित तार है, चार्ज्ड वायर दे रखा है जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है। तो उससे जो है आर डिस्टेंस पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, तो इस पॉइंट पर जो है एक सिलिंड्रिकल हम यहाँ पे शेप मान लेते हैं, सिलिंड्रिकल, ठीक है, सरफेस यहाँ पे, या कह सकते हो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं जो पॉइंट पी से होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिलिंड्रिकल शेप हमने इस तरीके से जो है ड्रा किया है, जैसा कि यहाँ पे जो है दिखाया गया है। आप देखते हैं यहाँ पर जो है कितने, यहाँ पे 3 जो है फेस आ रहे हैं। पहला देखिए यहाँ पर जो है ये सिलेंडर का जो कोई भाग होता है, यहाँ पे सिलेंडर दे रखा है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला देखिए ये प्लेन वाला भाग हो गया है, ठीक है, S2 के नाम से यहाँ पे दिखाया गया है और ये S3 के नाम से दिखाया गया है, ठीक है। या कह सकते हो कैसे भाग होते हैं, ये सर्कुलर भाग होते हैं सिलेंड्रिकल के, ठीक है। ये कैसा होता है, ये कर्व पार्ट होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है पहले यहाँ पे चेक करते हैं DS2 पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा DS2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी थोड़ा, हाँ देखिए, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, प्लस, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी ऐसे, अवे फ्रॉम द चार्ज, दोनों साइड में हो सकती है इस तरीके से, ठीक है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। ऐसे जो है हम यहाँ पर दिखा सकते हैं बाहर की ओर, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे जो DS2 हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे वृत्ताकार भाग दे रखा है, या हम कह सकते हैं कैसा हमारे पास भाग है ये,
ठीक है, सर्कुलर पार्ट दे रखा है सिलेंडर का, तो इस सर्कुलर पार्ट से जो है कितना हमारे पास फ्लक्स पास होगा, ठीक है, वो यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए पूरे वृत्ताकार भाग से या सर्कुलर वाले पार्ट से जो है कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले जो है हम एक एरिया एलिमेंट जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट सपोज करते हैं, जैसे कि हमारे पास कितना दे रखा है DS2 जो है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे हमने सपोज किया है, और इसका जो है वेक्टर कैसा दे रखा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी हमारे पास सरफेस है तो उसका जो वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये जो है ग्रीन कलर से दिखाया गया है, एक हमने सरफेस को जो है स्मॉल सरफेस को सिलेक्ट किया गया है, इसका जो है एरिया वेक्टर कितना है DS2 है, जिसकी डायरेक्शन कैसी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी दे रखी है, ठीक है, ये क्या है अवे फ्रॉम द चार्ज है। तो यहाँ पर जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री बन रही है। अगर थीटा हमारा 90 है तो इस वाले फ्लक्स से जो है टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर d की बात करें d1 तो DA cos थीटा कितना है 90 है, तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स पास होगा d1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो d2 उसका नाम दे देते हैं, DS2 जो है दिया गया है, तो d2 जो है फ्लक्स पास होगा कितना होगा 0 होगा। कह सकते हैं सिलेंड्रिकल जो होता है सिलेंडर होता है उसके जो वृत्ताकार भाग होते हैं वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होता है, क्योंकि जो है उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वहां पर फ्लक्स क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि जो है एरिया वेक्टर DS2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए मैथमेटिकली हम देख सकते हैं cos 90 हमारा कितना होता है 0 होता है, इसलिए वहां से जो है कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, या कह सकते हैं 0 फ्लक्स पास होगा। इसी तरीके से जो यहाँ पर सेकंड वाला भाग दिखाई दे रहा है सिलेंडर का, ये भी कैसा होता है वृत्ताकार भाग होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, और यहाँ पर भी जो है हम क्या देखेंगे इस वाले पार्ट से कितना फ्लक्स हमारा पास हो रहा है। तो ये वृत्ताकार वाले भाग से या जो सर्कुलर वाला पार्ट होता है उससे कितना फ्लक्स पास होगा, ये कैलकुलेट करने से पहले जो है हम यहाँ पर जो है एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ग्रीन, ठीक है, पार्ट से सॉरी ब्लू पार्ट से यहाँ पे जो है दिखाया गया है एक एरिया एलिमेंट है, और इसका जो एरिया वेक्टर जो है DS3 है, जिसकी डायरेक्शन कैसी है बाहर की ओर है, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इसके साथ जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर जो है थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो है फ्लक्स हमारा d2 अगर d3 मानेंगे तो कितना होगा 0 आएगा, क्योंकि जो है हम जानते हैं d इक्वल टू कितना होता है EDA cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 90, तो यहाँ पे d3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सिलेंडर के दो पार्ट S2 और S3 से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए सिलेंडर के जो वृत्ताकार भाग होते हैं उनसे कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होता है। अब देखिए सिलेंडर का जो पहला भाग यहाँ पे DS1 दे रखा है, ठीक है, या S1 जो यहाँ पे इसको मानते हैं, S1 वाला भाग जो है वक्राकार भाग कहलाता है, ठीक है, जो वक्राकार भाग होता है सिलेंडर का, ठीक है, उसको S1 से यहाँ पे हमने दिखाया है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे जरा देखते हैं चेक करते हैं, तो वक्राकार वाले भाग पर एक हमने एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इसको भी जो है ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है अवे फ्रॉम द चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, और उसी डायरेक्शन में क्या है हमारा एरिया वेक्टर है। तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है सेम है। इस तरीके से जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा डायरेक्शन सेम होती है, तो थीटा की वैल्यू 0 होती है। जब थीटा हमारा 0 होता है, ठीक है, तो फ्लक्स हमारा कितना पास होगा, तो हमारा फ्लक्स जो आएगा, जैसे मान लेते हैं d1 जो है कितना आएगा EDA के इक्वल आएगा, ठीक है, या यहाँ पर S1 दे रखा है तो DS1 हो जाएगा, ठीक है।
तो EDS1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है सिलेंडर के जो है कर्व वाले जो पार्ट पर जो है हम पॉइंट को फ्लेक्ट करते हैं और उन पॉइंट को जो है हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे प्राप्त होती है, सेम प्राप्त होती है, इसलिए वहां पर थीटा जो है 0 हो जाता है। तो जितने भी जो है कर्व वाले भाग में जितने भी पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंट्स पे जो भी एरिया एलिमेंट होगा तो वहां से जो है फ्लक्स हमारा पास आउट होगा। ठीक है, तो कितना फ्लक्स पास होगा, EDS1। तो इस तरीके से जो है जो यहाँ पे वृत्ताकार वाला भाग है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, तो केवल जो फ्लक्स पास हो रहा है किससे पास हो रहा है, कर्व्ड वाले भाग से जो है हमारा फ्लक्स पास हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q/ε0। ठीक है, अब देखिए इसको जो है फाइंड कर सकते हैं, तो EDS cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, या इसको लिखने से पहले जो है इस तरीके से लिखेंगे, S1 वाले भाग से पास होने वाला टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया है d∅1 प्लस, ठीक है, सर्कुलर वाले पार्ट से पास होने वाला टोटल फ्लक्स d, ठीक है, d∅2। इसी प्रकार तीसरा फेस कौन सा है, d∅3। ठीक है, इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए d∅1 हमारा कितना होगा, EDA कितना होगा, EDA ED हो जाएगा। ठीक है, थीटा कैसा होता है, 0 होता है, प्लस d∅2 कितना होगा, 0, और d∅3 भी 0, तो Q/ε0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए EDA प्लस 0 इक्वल टू Q/ε0, तो हमारे पास आ जाएगा EDA इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है लेमडा इक्वल टू होता है Q/L। लेमडा यहाँ पर क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है, टोटल चार्ज या चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर जो है क्यू की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, तो क्यू हमारा कितना निकल के आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक है, तो उस लेंथ में जो है टोटल चार्ज कितना होगा, लेमडा इंटू एल के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो हमें ई को फाइंड करना है। ठीक है, अब डी ए क्या है, उस कर्व्ड सरफेस का जो है टोटल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो डी ए जो है कितना हो जाएगा पूरे का, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू की वैल्यू जो है पुट कर देंगे, कितना है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब डी ए देखिए, डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई ए इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या एरिया है, जो कर्व्ड वाला जो हमारा पार्ट था, जो भाग था सिलेंडर का, जो कर्व वाला हमारा भाग था, उसका एरिया कितना होता है 2πRL। ठीक है, तो E इक्वल टू E इंटू 2πRL। ठीक है, देखिए इस चीज को, देखिए इसके लेंथ L है, रेडियस कितनी दे रखी है, R दे रखी है, तो जो है ये वक्राकार वाला जो भाग होगा, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होता है 2πRL।
ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई RL होता है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए जो है ए की वैल्यू कितने आ गई, 2 पाई RL इक्वल टू कितना है, लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे E की वैल्यू में फाइंड करना है, L से देखिए L कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा इस तरीके से जो है डेरिवेशन या व्यंजक हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, धन्यवाद।